वायुसेना के मिशन ऑक्सीजन की अब बात करेंगे। वायुसेना का C-17 विमान लगातार कोविड राहत का सामान विदेश से लेकर आ रहा है और देश में अलग अलग जगहों पर पहुंचा रहा है। कोविड की दूसरी लहर में वायुसेना का ये मिशन बेहद अहम है। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी है, लेकिन वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर चहल पहल है। वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 कोविड राहत के सामान लेकर इस एयरबेस पर लगातार आ रहा है। ये जंबो जेट ऑक्सीजन कंटेनर और ऑक्सीजन जनरेटर्स का भार आसानी से उठा सकता है। इस वक्त इजराइल के तेल अवीव से 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 360 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हिंडन एयरबेस पर पहुंचे हैं। इजराइल से इस जहाज में बहुत अहम सामान लाया गया था, जिसमें 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारा सामान है, जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। आपको बता दें कि ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स पीछे हम देख सकते हैं कैसे जहाज में इनको बाहर निकालने की जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो चुकी है। इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से 1 मिनट में 1000 लीटर तक का ऑक्सीजन जनरेट हो सकता है। इजराइल से कोविड राहत की वायुसेना की ये पहली फ्लाइट थी, लेकिन इजराइल ने भरोसा दिया है कि ये आखिरी नहीं होगी। Last year we were very lucky that India was generous enough to offer us personal protection equipment and masks and things like that at the very start of the pandemic, when we didn't have any of the personal protection equipment that was needed, and India was generous and opened up export to us. And so now we're bringing back equipment when we see that India is in crisis, and that's the way it is between friends. When a friend sees that a friend is in trouble, they come to their help. कोविड की दूसरी लहर में आए संकट के बाद से वायुसेना युद्ध स्तर पर जुट गई है। वायुसेना के ये ट्रांसपोर्ट विमान युद्ध उपकरण, हथियार सिस्टम और सैनिकों को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। पिछले साल युद्ध जैसी लद्दाख की परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों को रसद और सामान पहुंचाने में इन विमानों का बड़ा रोल रहा। अब कोविड से मुकाबले का मिशन किसी युद्ध से कम नहीं है। 7 मई तक C-17 एयरक्राफ्ट से वायुसेना ने देश के भीतर 400 उड़ानें भरी हैं। इनमें 351 उड़ानों से कुल 4904 मीट्रिक टन के 252 ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाए गए हैं। मध्य अप्रैल में वायुसेना का ये मिशन शुरू हुआ और बीते 20 दिनों में ये काफी तेजी से चल रहा है। कोविड संकट में वायुसेना के विमानों ने पूरे देश में जरूरी चीजें पहुंचाई हैं, चाहे भोपाल हो, चंडीगढ़ हो, पानागढ़ हो, इंदौर हो, रांची हो, आगरा हो, जोधपुर हो, बेगमपेट हो या भुवनेश्वर हो, हर जगह इंडियन एयरफोर्स का C-17 विमान कोविड राहत सामग्री लेकर पहुंचा है। कोविड काल में पुणे, सूरत, रायपुर, उदयपुर, मुंबई, लखनऊ, नागपुर, ग्वालियर, विजयवाड़ा, बड़ौदा और दीमापुर में भी वायुसेना का ये विमान मददगार बनकर पहुंचा है। वायुसेना ने कोविड राहत सामग्री लाने के लिए 59 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी भरी हैं। इनके जरिए कुल 1233 मीट्रिक टन के 72 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर, 1252 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लाए गए। ये कंटेनर और सिलेंडर सिंगापुर, दुबई, बैंकॉक, यूके, जर्मनी, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया से लाए गए। C-17 विमानों के अलावा IL-76 विमानों से भी कोविड राहत सामग्रियां लाई गई हैं। भारतीय वायुसेना ने ये एयरलिफ्ट ऑपरेशंस 16 अप्रैल के आसपास शुरू किए थे, लेकिन उस समय उनको भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ये ऑपरेशन ठीक वैसे ही होंगे जैसा एक जंग की स्थिति में होते हैं। और आने वाले दिनों में ये साफ है कि ये ऑपरेशंस जारी रहेंगे जब तक भारत को ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल जाता। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ हिंडन एयरबेस से अभिषेक भल्ला, आज तक। कोरोना की रफ्तार डरा रही है और देश के अलग अलग इलाकों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। आप व्यवस्था को हर जगह लचर पाएंगे। ये हाल तब है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने खतरनाक संकेत दिए हैं और साल भर बाद ये मान लिया गया है कि कोरोना संक्रमण हवा के जरिए फैल रहा है।
एक दिन में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत, 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा नए केस, महामारी की दूसरी लहर, देश पर बरपा कहर। याद होगा इस साल मार्च की शुरुआत में देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ऐलान किया था, भारत में कोरोना हार रहा है, महामारी अब खात्मे की ओर बढ़ रही है। लेकिन मई आते आते हालत देखिए, लगभग पूरे देश में तबाही मची है, जिसमें नागरिक घुट रहे हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई। अस्पताल में बिस्तर और ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे लोगों की सांसें टूट रही हैं। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। ठीक ही कहते हैं लोग, इंसान सबसे ज्यादा मजबूर अस्पतालों में होता है। पैसे हैं तो भी इलाज मिलने की गारंटी नहीं है। अस्पतालों में बेड के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। देश के छोटे शहरों में हालात काफी खराब है। देश के अलग अलग हिस्सों से आज तक संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है और ये रिपोर्ट्स चौंकाने वाली है। ये किसी त्रासदी से कम नहीं है। देश के सभी विशेषज्ञ ये लगातार चेतावनी दे रहे थे कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद कोविड-19 की स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। हुआ भी यही। चुनावी नतीजों के बाद अब कोरोना का रुझान सामने है। बंगाल में जीत को लेकर बहुत चर्चा थी, तो शुरुआत बंगाल से ही। आसनसोल में हालत चिंताजनक हो गई है। सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल HLG में बेड कम पड़ गए हैं। मरीजों को वापस लौटाया जा रहा है। नहीं खाली है, सीटें नहीं खाली है। तो अभी कहाँ से आप लोग कहाँ से रहे हैं? यही आसनसोल के ही हैं। कहाँ कितने हॉस्पिटल गए थे? 4-5 हॉस्पिटल गए, कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत 3 गुना बढ़ गई है। पहले हर रोज जहां 50 सिलेंडर लगते थे, अब 160 सिलेंडर भी कम पड़ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन बेड की संख्या बढ़ाए भी तो भी बेड कम पड़ जा रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़े शहरों को तो छोड़िए, पश्चिम बंगाल में छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों की स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, दरअसल मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इन अस्पतालों ने अपनी बेड की संख्या तो बढ़ा दी है, ऑक्सीजन बेड भी बढ़ा दिए हैं, लेकिन बावजूद संख्या इतनी है कि लिखना पड़ रहा है नो आइसोलेशन बेड अवेलेबल, यानी कि आइसोलेशन के लिए बेड नहीं है, बेड मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन वाले बेड मौजूद नहीं है। आईसीयू के भी जो मरीज हैं उनकी भी संख्या ज्यादा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस महामारी से पश्चिम बंगाल लड़ेगा तो लड़ेगा कैसे? छोटे शहरों की ओर ध्यान कब दिया जाएगा? वैसे तो टीकाकरण को लेकर पूरे देश में लंबे चौड़े दावे मिलेंगे, लेकिन आसनसोल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल ESIC में भी पिछले 1 सप्ताह से टीकाकरण बंद है। अस्पताल के बाहर नोटिस चस्पा है, वैक्सीनेशन नहीं होगा। टीकाकरण को लेकर हंगामा मचा तो पुलिस बुलानी पड़ी। कितने दिन से आप आ रहे हैं जो वैक्सीन नहीं मिल रही? ये मैं लास्ट फ्राइडे में भी आया था और मंडे ट्यूसडे दोनों दिन आया था। वो मुझे बोला कि आएगा, लेकिन वैक्सीन आया नहीं। आज भी मैं घूम के जा रहा हूँ कि वैक्सीन आया नहीं है यहाँ पर। यहाँ सीधा लिख दिया गया है नो वैक्सीन नो कूपन। 6 तारीख की तारीख भी है और लोगों का भी कहना है कि पिछले चाहे पहला डोज हो चाहे दूसरा डोज हो, पिछले कई दिनों से लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें टीका नहीं लग पा रहा है। इस तरह की कमियों के बीच पश्चिम बंगाल, जहां चुनावों के बाद ये कहा जा रहा है कि कोरोना का विस्फोट हुआ है, आखिर वो लड़ेगा कैसे? और ये तो तस्वीर अभी सिर्फ आसनसोल की है। बंगाल के पड़ोस बिहार में भी तस्वीर दंग करने वाली है। सुपौल सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर हैं, 8 महीने से बिना इस्तेमाल के पड़े हैं। महामारी की भीषण मार के बीच अस्पताल के पास न डॉक्टर है, न टेक्नीशियन और न ही नर्सिंग स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है, जो कि उसको चलाएंगे, इसलिए वो भी नहीं चालू है। टेक्नीशियंस हैं आपके पास? टेक्नीशियन तो मिल जाएंगे, लेकिन जो चलाने वाले डॉक्टर हैं, जो ट्रेन डॉक्टर हैं, उन लोग की कमी है। कितने डॉक्टर्स की कमी है इसको चलाने के लिए? आप जितने हैं उसके अनुसार कम से कम जो भी आ जाए। ऐसे में अगर किसी मरीज की हालत गंभीर हो जाती है तो 120 किलोमीटर दूर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर पिछले साल ही अक्टूबर में PM केयर फंड्स की तरफ से 6 वेंटिलेटर्स भी जो है अस्पताल को
मुहैया कराया गया था, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी वो वेंटिलेटर्स जस के तस पड़े हुए हैं और उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अस्पताल की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अगर जान बचाने वाले वेंटिलेटर्स की ज़रूरत किसी मरीज़ को अगर पड़ती है तो उसे यहाँ से 120 किलोमीटर दूर दरभंगा रेफर कर दिया जाता है। ऐसे हालात में डब्ल्यूएचओ ने एक चिंताजनक आशंका की पुष्टि कर दी है। डब्ल्यूएचओ ने पूरे 1 साल बाद आखिरकार ये मान लिया है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। डब्ल्यूएचओ ने अपनी गाइडलाइन में बदलाव करते हुए कहा, वायरस खराब वेंटिलेशन या भीड़ वाली जगहों में हवा से भी फैल सकता है। ऐसी जगह जहां लोग लंबे समय तक रहते हैं खतरनाक है, क्योंकि वायरस एरोसोल के जरिए हवा में 1 मीटर से भी ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। Since the beginning of last year, from March, April onwards, that this is an airborne infection. Now, what does it mean, airborne? It means that when someone speaks or coughs or sings or laughs, there are always droplets and particles that come out. The larger particles, which are called droplets, they fall to the ground within about 6 feet of distance, just gravity. And that's why that 6 feet rule came about last year, saying that that's a safe distance to maintain. There are, however, smaller particles, microparticles, or you can call them aerosols, which are small enough and light enough to remain in the air for a period of time. इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोरोना से बचाव को लेकर अब प्रोटोकॉल में बदलाव करना होगा। वायरस से लड़ने की रणनीति बदलनी पड़ेगी। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर भारत में अभी सर्वाधिक संघातक स्थिति में है। अब तो वैज्ञानिकों ने इसके हवा के जरिए फैलने यानी एयरबोर्न होने की रिपोर्ट पर भी मुहर लगा दी है। अब जरूरी है कि इसकी नीतियों पर, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसे कैसे इरेडिकेट किया जाए, इस पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत के लोगों ने पहले ही अपने लापरवाही भरे नजरिए से और रवैये से देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हमें चारों ओर निराशा ही दिखाई देती है। यानी अब नए सिरे से नहीं सोचेंगे, नई योजनाओं को नए तरह से जमीन पर नहीं उतारा गया तो हमें ही जमीन से बाहर होना पड़ेगा। खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच लोगों की लापरवाही चरम पर है। ऐसे में हवा से कोरोना फैलने की पुष्टि गंभीर चेतावनी है। लोगों को यह समझना होगा कि इस लहर में बचने के लिए डबल मास्क, सामाजिक दूरी और तेजी से वैक्सीन लगवाना ही सबसे कारगर तरीके हैं। आसनसोल से आशुतोष मिश्रा, सुपौल से रोहित सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश में एक और जहां कोरोना की मार है, वहीं ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक के लिए लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। इंतजाम ना हो पाने पर अपनों को वो खो रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो इस आपदा में पैसे कमाने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे। कालाबाजारी का दौर जारी है। खान चाचा रेस्टोरेंट और नवनीत कालरा, ये दो ऐसे नाम हैं जो दिल्ली को हैरान कर रहे हैं। नवनीत कालरा को आप ऑक्सीजन का लुटेरा कह सकते हैं, जिसने अपने खान चाचा रेस्टोरेंट को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का कालाबाजारी का अड्डा बना रखा था। नवनीत कालरा फरार है और मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच उसे ढूंढने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही। एक ओर ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली की सांसें उखड़ रही हैं, तो दूसरी ओर ऑक्सीजन के लुटेरे इंसानियत को तार तार करने में जुटे हैं। महामारी और आपदा के वक्त इंसानों के हैवान बनने की इस कहानी का पर्दाफाश तब दिल्ली के पॉश खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट में हुआ। शुक्रवार को छापेमारी के दौरान जो कुछ भी सामने आया, उससे जांच एजेंसियां हैरान रह गई। मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, लेकिन पुलिस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बरामदगी के मामले में मास्टरमाइंड नवनीत कालरा तक नहीं पहुंच पाई है। नवनीत कालरा खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक है। नवनीत कालरा की तलाश में दिल्ली समेत कई राज्यों में दिल्ली पुलिस ने रेड डाली है। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में उसकी आखिरी लोकेशन हरिद्वार के आसपास पाई गई है। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का जो पूरा का पूरा इस टाइम काम है, वो नवनीत कालरा की गिरफ्तारी पर केंद्रित है, क्योंकि जब ये शख्स गिरफ्तार होगा उसके बाद इस पूरे से पूरे काले कारनामे की, काले बाजारी की एक एक करके परतें खुलती जाएंगी। हालांकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी के मास्टरमाइंड के खिलाफ पुलिस को कई सबूत मिल रहे हैं। नवनीत का एक ऑडियो चैट सामने आया है। I have 2 lakh calls to attend.
So I won't be able to answer each and everybody's personal questions. मैंने सारी डिटेल आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैसेज में भेजी हुई है, कौन सा मॉडल है, क्या है। एक मशीन पर पर्सन मैं खान मार्केट वालों को दे सकता हूं उनके घर की यूज के लिए। और अगर किसी को भी चाहिए तो पेमेंट डिटेल्स मेरे पास मैक्सिमम 3 बजे तक भेज देंगे, तो वो मशीन ब्लॉक होंगी। 3 बजे के बाद मेरी मशीन सारी खत्म हो रही है, तो मैं खान मार्केट फ्रेंड्स को भी नहीं अलॉट कर पाऊंगा। सो प्लीज हेयर दिस मैसेज। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को लेकर नवनीत कालरा का व्हाट्सएप चैट पहले ही सामने आ चुका है। कोरोना के कहर से कराह रही दिल्ली वालों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत थी और इसी का फायदा नवनीत कालरा उठा रहा था। आज तक के पास वो व्हाट्सएप चैट भी है जिसमें नवनीत कालरा लोगों से 20,000 रुपए के कंसंट्रेटर के 50 से 60 से 70,000 रुपए डिमांड कर रहा था। आज तक के पास वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए लगातार नवनीत कालरा से गुहार लगा रहे थे और वो इसी बात का फायदा उठाकर गोरख धंधा कर रहा था। इस बीच मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्टील कंपनी मैट्रिक्स ने अदालत में याचिका लगाई है और खुद को पाक साहब बताया है। कंपनी के मुताबिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को खरीदने में कोई गोरख धंधा नहीं हुआ। मैट्रिक्स कंपनी ने उन सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को लौटाने को कहा है जो जब्त किए गए हैं। कंपनी की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। नवनीत कालरा के ठिकानों से बरामद हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सप्लाई मैट्रिक्स कंपनी ने ली थी और मैट्रिक्स कंपनी के सीईओ गौरव खन्ना को दिल्ली पुलिस ने गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में मैट्रिक्स कंपनी की भूमिका की भी गहराई से जांच की जा रही है। ये मैट्रिक्स वही कंपनी है जिसके मालिक गगन दुग्गल फिलहाल लंदन में हैं और नवनीत कालरा के बहुत अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। इस पूरे मामले में मैट्रिक्स ने अपनी सफाई देते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया है। इस स्टेटमेंट में मैट्रिक्स ने कहा है कि उनकी जो भी सप्लाई है या खरीद है वो इनवॉइस पे है, वो लिखा पढ़ी में है, उसमें सारे कागजात दुरुस्त हैं। यही वजह है कि मैट्रिक्स ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए सोमवार तक का वक्त दिया है। सोमवार को दिल्ली पुलिस इस मामले में हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी। वैसे पुलिस ने मैट्रिक्स के सीईओ गौरव खन्ना को रेड के साथ ही गिरफ्तार किया था। इस बीच जब ऑक्सीजन की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है तो ऑक्सीजन की राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट करके पूछा है कि क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के पीछे कहीं ऑक्सीजन स्कैम तो नहीं। उधर दिल्ली सरकार लगातार केंद्र से ऑक्सीजन मांग रही है। करंट जो जरूरत है हॉस्पिटल की वो करीब 700 मीट्रिक टन की है, उसमें कम ना करें और हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। जैसे एक दिन 730 टन मिला, आगे भी 730 टन ऑक्सीजन दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन दिल्ली को दिलवाने में मदद करती रहेगी। दिल्ली से तंजीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।